हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ रिटायर ऑफिसर के.एस. रावत जी जुड़ेंगे और आज हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027। इसके बारे में चर्चा करेंगे। रावत जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। थैंक यू। आज हम उत्तराखंड 2027 विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे आप विस्तार से कि कैसे होना चाहिए उत्तराखंड का चुनाव और कैसा उत्तराखंड होना चाहिए। जी नमस्कार, मैं हूं कुंवर सिंह रावत, रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, न्यू दिल्ली। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे राजनगर एक्सटेंशन दिया ग्रीन सिटी गाजियाबाद में है। तो बिष्ट जी ने जगमोहन सिंह बिष्ट जी ने पूछा है कि भाई उनका प्रश्न सही है कि अब असेंबली इलेक्शन उत्तराखंड के 2027 में आने वाले हैं। और जैसा कि सारे उत्तराखंडी, चाहे वो मुंबई में रहते हो, चाहे वो विदेश में रहते हो, चाहे दिल्ली में रहते हो, कहीं भी रहते हो, उनकी एक जिज्ञासा होती है कि कैसा इलेक्शन होना चाहिए, कैसे लोगों को सेलेक्ट किया जाए, कैसे और हमारे प्रदेश का विकास हो। क्योंकि हम कहते हैं, हम दिल्ली में रहते हुए भी हम उत्तराखंड को हम अपना प्रदेश कहते हैं। तो जो लोग वहाँ पे जिन्होंने जन्म लिया है उनको एक सेंटिमेंट है, और आजकल की जो यंग जनरेशन है उनका भी सेंटिमेंट है, ऐसी बात नहीं, चाहे वो एज ए टूरिस्ट के तौर पे ही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो 9 नवंबर 2000 को इसका जन्म हुआ। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। और उस समय नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे। आपको बता दूं, बीजेपी की उस समय सेंटर में गवर्नमेंट थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। और तो उन्होंने, और अडवाणी जी गृह मंत्री थे और वो उप प्रधानमंत्री थे। तो उनका भी काफ़ी योगदान इसमें रहा है। तो शायद देहरादून उस समय अस्थायी राजधानी चुनी गई, जो कि हमारी आज भी अस्थायी राजधानी है। और नित्यानंद स्वामी जी को, जो कि हरियाणा मूल के थे, और वो शायद कभी देहरादून से बाहर तो कभी गए नहीं थे। तो प्रदेश का कितना ज्ञान था कितना नहीं था ये तो चलिए, आप वो हैं भी नहीं, स्वर्गीय हो गए। उसके बाद 1 साल के बाद ही दूसरे जो मुख्यमंत्री बने वो भगत सिंह कोश्यारी जी थे। तो उनका टाइम भी ज़्यादा टाइम नहीं रहा। उसके बाद 2002 में फरवरी में इलेक्शन हुए, तो पंडित एन डी तिवारी जी पहले मुख्यमंत्री बने, जो कि 2007 तक वो निर्वाचित सरकार थी कांग्रेस की। और तो उसमें वो निर्वाचित मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने 2007 तक पूरा अपना शासन किया और 5 साल कंप्लीट किया। उसके बाद नेक्स्ट शायद भुवन चंद खंडूरी जी बने। भुवन चंद खंडूरी जी 2007 फरवरी से लेके मुझे लग रहा है 2-3 साल, 2.5 साल करीब चले हों, 2.5 साल 3 साल ऐसे। तो उसके बाद निशंक जी बने। क्या पूरा नाम शायद पोखरियाल निशंक जी है ना क्या। तो निशंक जी बने। निशंक जी के बाद 7 और 12 में फिर कांग्रेस के, हाँ, बीजेपी की सरकार जो आई थी उसमें भुवन चंद खंडूरी और निशंक जी 2 मुख्यमंत्री हुए। उसके बाद कांग्रेस की फिर सरकार आई, तो 2012 में विजय बहुगुणा जी बने। और 2013 में केदारनाथ आपदा आई। तो उसके बाद फिर 2014 में, शायद 13 या 14 में हरीश रावत जी बने। 2017 तक उनका शासन चला। उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आई और 2017 से उस समय मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के 4 साल शायद पूरे नहीं हुए थे। उसके बाद कुछ टाइम के लिए तीरथ सिंह रावत जी को सत्ता सौंपी गई। और उसके बाद फिर वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उनको कुछ टाइम के लिए दिया गया, यानी पुष्कर सिंह धामी जी। तो उसके बाद 2022 में जब इलेक्शन हुए फिर बीजेपी आई, और बीजेपी ने मतलब जो 57 सीटें करीब जीती, और उसमें भी पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं।
अब 2027 का जो इलेक्शन आने वाला है उसमें ये देखा गया है कि अब 2025 साल हमारे उसको प्रदेश को बने हुए हो गए और इन्होंने रजत जयंती भी मना ली। अब इसमें रजत जयंती ये मनाते हैं, शायद हमने कई बार बोला है, पहले नाम था इसका उत्तरांचल, 2007 में इसको उत्तराखंड नाम दिया गया। तो मेरा कहना तो अभी भी है कि शायद ये 25 साल उत्तराखंड के तो नहीं हुए, ये शायद उत्तरांचल पहले जो नाम था उसके इन्होंने बनाए हैं, क्योंकि उत्तराखंड जो 10 डिस्ट्रिक्टों में पहाड़ में रहता है, पहाड़ों में बसता है, उनका तो कोई विकास तो हुआ नहीं। अब आ जाते हैं हम इलेक्शन पे। अब हो क्या रहा है कि जो एक दल था जिसको तो भुला दिया गया, वो था यूकेडी, जिसने कि पूरा सत्ता संघर्ष ये 1967 से शायद इसकी परिकल्पना की गई थी, जिसमें डी पंत जी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो उनके नेतृत्व में ये ड्राफ्टिंग हुई थी काफ़ी। उसके बाद लगातार जुड़ते गए। अभी दिवाकर भट्ट जी वो भी मंत्री भी रहे, और शायद किसकी गवर्नमेंट में मंत्री रहे थे, हाँ। तो जो भी गवर्नमेंट में मंत्री रहे वो तो अच्छे वो प्रशासक थे, लेकिन यूकेडी को एक वो पहचान नहीं दिला पाए। तो अब आ रही है बात 2027 की। अब 2027 में यही देखा जा रहा है कि क्या फिर परिसीमन होने जा रहा है। पहले 2007 में 2002 में जो सीटें 40 सीटें थी पर्वतीय क्षेत्र की, और 30 सीटें दी गई थी प्लेन की, यानी 3 डिस्ट्रिक्टों की, यानी उनको 10-10 सीटें मिली थी। यानी देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इनमें 30 सीटें थी, और ऊपर जो है 40 सीटें थी। उसके बाद 2007 में जो परिसीमन के अनुसार चुनाव हुए, उसमें वो सीटें कम हो गई, और मुझे लग रहा है 6 सीटें इनकी बढ़ गई, प्लेन की 36 हो गई, और ऊपर वहाँ हो गई 34, यानी 70 सीटें हो गई। तो अब जो 2027 में इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें 6 सीटें फिर कम होने का पहाड़ का वो है, क्योंकि पहाड़ में लगातार पलायन बढ़ा है। अब उसमें आज सुना गया था कि भी 2 सीटें, एक सीट कम से कम, या 2 सीट ज़्यादा ज़्यादा सबसे पहले पौड़ी में कम होंगी, और उसके बाद अल्मोड़ा में। दोनों ही डिस्ट्रिक्टों में बहुत ज़्यादा प्लान हुआ है, और उम्मीद की जा रही है कि 1 सीट पिथौरागढ़ से, 1 सीट टेहरी से, 1 सीट चमोली से, और 1 सीट शायद बागेश्वर से, या इनसे तो नहीं होगी शायद। ये करीब करीब 4 या 6 सीटें कम होने की संभावना है। फिर अभी मान लीजिए अभी 34 सीटें हैं, तो 30 सीटें रह जाएंगी, उल्टा हो जाएगा। यानी जो उत्तराखंड बनते टाइम में 40 सीटें पहाड़ की थी, वो 30 सीटों पे आ जाएगी, उल्टा बिल्कुल। तो बहुमत फिर प्लेन का आ जाएगा। तो इसको अब जो इलेक्शन आ रहा है उसमें पहाड़ का तो एक किस्म से मुझे लग रहा है कि शायद कोई प्रतिनिधि इस टाइप का बनेगा नहीं कि वो कुछ विकास करना है, क्योंकि 25 साल इनको दिए गए पहाड़ के विकास के लिए, इन्होंने शायद कुछ कर नहीं पाए। और जितने भी पहाड़ के एमएलए थे, उनमें से एक लक्सर के जो एमएलए हैं, वो बार बार बीएसपी के वो साहब कहते हैं कि जितने भी पहाड़ के एमएलए हैं, वो उनका पहला काम ये होता है कि एमएलए बनते ही देहरादून और हल्द्वानी में, या इन जगहों में, या हरिद्वार में, जहाँ भी प्लेन एरिया में अपने मकान बनाना, ताकि हम उसके आसपास ही रहें। तो पहाड़ का इन्होंने पलायन ऑलमोस्ट कर दिया। पलायन करने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी हैं, उन्होंने भी अपना प्लान किया। उसके बाद ये यशपाल आर्या, इन्होंने बागेश्वर से प्लान किया। हरीश रावत जी, इन्होंने भी प्लान किया। और निशंक जी कर्णप्रयाग से, इन्होंने भी प्लान किया। और हरक सिंह रावत जी, इन्होंने भी शायद प्लान किया है। और बहुतों ने, मतलब काफ़ी लोगों ने प्लान किया। तो पहाड़ के जो नेता थे वो सब नीचे आ गए, और उनमें से ये अब जो असेंबली सीट 2027 में होने जा रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि या तो कुछ ऐसा हो कि हमारी 34 की 34 सीटें रहें, नहीं तो 4 सीटें यदि कम हो जाती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और फिर 30 सीटों पे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आने वाला जो भविष्य उत्तराखंड का कैसे बनेगा। तो क्योंकि SIR भी आ रहा है, SIR अगले महीने शायद उसके स्टार्ट हो रहा है उत्तराखंड में। तो हमारी एक सभी जो उत्तराखंड वासी हैं, जो हमारे एक नेता ने बोला था कि हमारे लोग 46 लाख लोग दिल्ली NCR में, 46 लाख। 2010 में शीला दीक्षित मैडम कहती थी कि उत्तराखंड के 25 लाख लोग हैं, अब वो 46 लाख हो गए दिल्ली NCR में मिला के। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र से कम 1 करोड़ लोग हमारा बाहर है। तो वो 1 करोड़ लोग अच्छी पोजीशन में है, वो विदेशों में भी है, बहुत जगह पे, काफ़ी जगह पे। तो अब एक फॉर्मूला कैसे बनाया जाए। एक फॉर्मूले का मेरा विचार ये है
या तो सुप्रीम कोर्ट में जा करके इस पे एक किस्म से स्टे लिया जाए लद्दाख के स्टाइल में कि भाई हमारी जो आबादी जो कम हो रही है, भौगोलिक स्थिति बड़ी है और नहीं तो वहाँ विकास ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कुछ तथ्य रखे जाएं तो शायद सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ होल्ड करे, या तो परिसीमन वहाँ भी लागू ना करे, ये इसको भी होल्ड कर सकता है नेक्स्ट इलेक्शन तक के लिए। तो उम्मीद की जाती है। अब मेरा एक फॉर्मूला, मेरा मेरा कहना ये है कि आपने अभी तक 25 सालों में, अब मान लीजिए अभी हम 25 में बात कर रहे हैं, तो 25 साल में आप लोगों ने किन लोगों को वोट दिया, कैसे आपने नेताओं को चुना। तो हम जरा सा मैं सोच अलग बनाता हूँ। जैसे आदरणीय मोदी जी ने ऐसी सोच बनाई है कि उन्होंने रेल मंत्री हमारे कौन है, आईटी मिनिस्टर कौन है, वो अश्विनी वैष्णव जी हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो राज्यसभा से आते हैं, वो कानपुर आईआईटी से पढ़े हुए हैं। और निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पहले डिफेंस मिनिस्टर भी रही हैं, वो भी राज्यसभा से आती हैं। वो पहले हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में भी थी, वहाँ भी मिनिस्टर थी, और फिर डिफेंस में रही, अभी वो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो भी राज्यसभा से आती हैं। उसके बाद पीयूष गोयल जो हम इस समय कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, वो भी राज्यसभा से आते हैं। और इससे पहले सुरेश प्रभु जी थे, वो भी रेल मंत्री भी रहे, उद्योग मंत्री भी रहे, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो भी इसी से आते हैं। तो सवाल अब कहने का मेरा मीनिंग यह है कि उत्तराखंड पे आए। उत्तराखंड में कोई राज्यसभा तो या जो काउंसिल तो है नहीं वहाँ पे, जो कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में होती है कि आप या तो एमएलए बनिए या एमएलसी बनिए। हमारे यहाँ एमएलसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि आप ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कीजिए, कैंडिडेट के उसमें आप बना दीजिए जो कि एक कोटा सिस्टम कर दीजिए। कोटा कैसे? मैं चाहता हूं कि हमें 5 या 10 सीटें आईआईटीएन कैंडिडेट के लिए खड़ी रिजर्व कर दी जाए। यानी 10 सीटें, 10 एमएलए जो बनेंगे आईआईटी वाले बनेंगे, आईआईटी से कहीं से भी पढ़े हों, उत्तराखंड मूल के हों, उत्तराखंड के वो स्थायी हों, तो वो बनेंगे। यानी उनके अगेंस्ट आईआईटी के अगेंस्ट आईआईटी वाला ही कैंडिडेट रहेगा। आईआईटी हो, एनआईटी हो, आईआईटी एनआईटी या इस टाइप की कुछ डिग्री वाले, उनको बोला है टेक्नोक्रेट डिग्री वाले। उसके बाद 5 सीटें आप साइंटिस्टों के लिए कर दीजिए, 5 सीटें आप पीएचडी वालों के लिए कर दीजिए, 5 सीटें आप लॉ वाले पढ़ने वालों के लिए, कुछ 5 सीटें आर्किटेक्ट के लिए कर दीजिए। और बाकी ऐसा सब मिला मिला के जो आखिरी में 8-10 सीटें रहती हैं, वो सीटें आप मैट्रिक, नॉन मैट्रिक और जो भी इस टाइप के लोग हैं जो कुछ ज़्यादा पढ़े नहीं, उनके लिए भी कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब है उसमें आईआईटी और पीएचडी में महिलाएं भी आएंगी, सभी में महिला, नॉन महिला, ये जो रिजर्वेशन जो पास किया गया पार्लियामेंट से, वो भी तो इम्प्लीमेंट करना ही है, चाहे 50% महिला हो, 50% लोग हो, लेकिन वो हाईली क्वालिफाइड हो। तो आपको आर्किटेक्ट की डिजाइन चाहिए और आपको आईआईटीएन से पढ़ा हुआ बच्चा चाहिए, तो वो आपको एक एमएलए के रूप में आएगा, उसकी एक अलग सोच बनेगी। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पिछली बार ही यूपीआई जो उससे जैम से पेमेंट होता है, या जो डिजिटल मोड में पेमेंट होता है, 1 हफ्ते तक देहरादून में कोई पेमेंट ही नहीं हो पाया, वो फेलियर हो गया। तो वहाँ पता चला कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनके जो सर्वा हैं 1-2 आईएएस ऑफिसर, उनको शायद आईआईटी का कोई नॉलेज नहीं था। क्योंकि हमने सेंटर में जब काम किया तो सेंटर में मैंने 3 आईआईटीएन के साथ काम किया है, तो उनको हाईली क्वालिफाइड थे कैसे काम निकालना है, किस तरह से। अब वो आएंगे कहाँ से? आपके पास ऑफिसर भी आईआईटीएन नहीं है, आपके पास कुछ ऐसे बैकग्राउंड वाले ऑफिसर नहीं है, और तो कम से कम कुछ आने वाले टाइम में एमएलए या मिनिस्टर आपको आईआईटीएन पीएचडी वाले अच्छे क्वालिफाइड लोग मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है, मैं कह रहा हूँ कि आज मेडिकल साइंस की प्रॉब्लम चल रही है, आपके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, तो आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही मिनिस्टर बनाइए ना, तो वो बताएंगे कि डॉक्टर कैसे आएंगे। अब आपने ऐसे लोगों को सत्ता दे दी है तो जिनको पता ही नहीं है कि उनको आईआईटी का काम कैसे होगा, मेडिकल का काम कैसे होगा, कैसे हमारे शासन का मतलब सदुपयोग पैसे का। अब ये नहीं कि सबको सैलरी देनी है, अब सिंपली मतलब इसमें आमूल-चूल एक परिवर्तन किया जाए और एक ऐसा सिस्टम, इसके ऊपर ये तो हमारा सुझाव है। बाकी गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट पुराने अनुसार चले, नए अनुसार चले, लेकिन आप मोदी जी का ही यदि वो करते हैं तो मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया है, उन्होंने साइंटिस्ट को मिनिस्टर बनाया है। हमारे प्रेसिडेंट जो रहे हैं पहले के एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो साइंटिस्ट थे, इतने बड़े इसरो के वो रहे हैं। तो हमारे पास ऐसी बात नहीं, आईआईटी रुड़की में भी काफ़ी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमें वो लोग चाहिए
जो कि हमारा उत्तराखंड को बना सके, जो कि वो मोदी जी ने खुद बोला है कि अगला जो दशक है 10 साल वाला वो उत्तराखंड का है। अब उत्तराखंड का कैसे होगा, ये 3 डिस्ट्रिक्टों से तो नहीं चलेगा ना। 10 डिस्ट्रिक्टों में जो प्लान हो गया है उसमें वापसी कैसे हो, अच्छे लोग कैसे रहें, वहाँ उनको हॉस्पिटल चाहिए, अच्छे सिटी चाहिए, अच्छी वो चाहिए। तो इस बारे में हम लोग यही बातें कर रहे हैं। तो इसलिए अब जब आप रेल पहुंचा रहे हैं या आपने ऑल वेदर रोड पहुंचाई है, लेकिन वहाँ का बिजनेस, पहाड़ों पे क्या हो रहा है बिजनेस, किस टाइप का, सिर्फ वो पर्यटन तक सीमित रह गया, उससे काम नहीं चलेगा। आपको हर मामले में, टूरिज्म के मामले में आज देख लीजिए गोवा की स्थिति। गोवा को खत्म कर दिया है थाईलैंड ने। जब थाईलैंड की टिकट कम है, गोवा की टिकट महंगी है। गोवा की टिकट 25,000 है तो थाईलैंड आप 15,000 में पहुंच रहे हो। तो ये मानने, ये चीज़ें हो रही है कि टूरिज्म के उससे हम शायद हम आगे नहीं सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी चाहिए, टूरिज्म सेक्टर भी चाहिए, और भी चीज़ें चाहिए जो हमारे इस चीज़ों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर उनका निर्माण कर सके। तो हमारे हम लोग ऐसे एमएलए को चुने जो कि हाईली क्वालिफाइड हो, टेक्नोक्रेट हो। तो जो कि हमारे विकसित भारत एट द रेट 2047 में बोला भी गया है। परसों ही प्रधानमंत्री जी ने अपने राम मंदिर के पताका, जो ध्वज पताका है उसका जो शुभारंभ किया था, यानी राम मंदिर पूरा हो गया। उन्होंने कहा था मैं सभी राज्यों को 2043 का टारगेट दे रहा हूँ, यानी आप विकसित हो जाइए 2043 तक, तभी जाके विकसित राज्य 2047 में बनेगा। तो मेरा कहना यही, हम वापस मुद्दे पे आ जाते हैं कि असेंबली जो होने जा रही है अभी से तैयारी कीजिए कि 10 सीटें ऐसे ऐसे करके आप उनको कर दीजिए, तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे जो कि हमारे उत्तराखंड का निर्माण करें। जी परिवर्तन आना चाहिए। अब क्या लगता है कि अगली बार हम सभी उत्तराखंड वासियों को किस नेता को चुनना चाहिए या सही सरकार को चुनना चाहिए जो अच्छे काम कर सके, नया परिवर्तन ला सके, इसके बारे में कुछ विचार आप रखेंगे? देखो, अभी 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, 25 साल हमारे पूरे हो गए। तो अभी भी 2 साल फिर, और अभी 1-1.5 साल और है, उसमें भी बीजेपी की होगी, तो बीजेपी के पक्ष में हो जाएंगे 16 साल। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और उसके बाद अभी जो ये गवर्नमेंट चला रहे हैं उसमें 4 मंत्री तो कांग्रेस से आए हुए हैं। उसमें यशपाल आर्य जी, नहीं यशपाल नहीं, रेखा आर्या और सुबोध उनियाल जी, 2 सौरभ बोगड़ा, सतपाल महाराज, ये 3-4 कांग्रेस से आए हैं, और 3 लोग 7 लोग टोटल हैं, और बाकी गणेश जोशी और धन सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी, ये तीनों 7 लोग अभी गवर्नमेंट चला रहे हैं, कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि पहाड़ों का विकास तो कुछ हुआ नहीं है और ना तो कहीं कुछ हुआ है, तो इसलिए कुछ ऑप्शन के बारे में सोचा जाए ना सोचा, वो पब्लिक का है। यदि आपका भी मत है तो आप अपने मत के अनुसार कैसा चेंज कर सकते हैं। 25 साल में आपने क्या खोया क्या पाया, ये आप देख लीजिए, क्योंकि जो बच्चा 25 साल 2000 में पैदा हुआ है वो 25 साल का हो गया, तो उसने पूरी डिग्री ले ली है, जो कुछ भी ले लिया, वो शायद आज कहाँ पर खड़ा हो रखा है, कहीं मतलब कहीं धरना दे रहा है, कहीं प्रदर्शन कर रहा है, उसके पास डिग्री के साथ कुछ तो है नहीं, रोजगार नहीं है। तो इस बारे में आम पब्लिक को सोचना पड़ेगा, वहाँ के जो वोटर हैं। मतलब ये कि यदि हम दिल्ली में बैठे हैं और हमारा वोट वहाँ पे नहीं है तो हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं, देखिए यहाँ पे आपके वोट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ दिल्ली ऐसे शहर में आपके 4 करोड़ की आबादी हो गई है, तो आपका यदि वोट 40 लाख वोट निकल भी जाएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। वो यदि उत्तराखंड में जाएगा तो आपको, मतलब मैं तो ये भी से कह रहा हूँ कि आपको मूल चूल परिवर्तन करना है तो आपको अपना वोट वहाँ रजिस्टर्ड करवाना होगा, तो पहाड़ के हिसाब से वो देना पड़ेगा। चाहे आप लोग उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार में भी पहाड़ी लोग बैठे हैं, तो तब भी आप ऐसे परिवर्तन को वो देना चाहिए कि आप देखिए कि 15 साल इन्होंने चलाया, 10 साल इन्होंने चलाया, उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है क्या नहीं है वो देखें किस टाइप से। और या तो ये कोई कैंडिडेट बदलते हैं, जैसे हमने फॉर्मूला आपको बताया कि कुछ सीटें रिजर्व IIT के लिए, कुछ सीटें आर्किटेक्ट के लिए, कुछ सीटें ऐसे, जो मैं बार बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो इसलिए परिवर्तन आ सकता है, परिवर्तन आने में कुछ नहीं है। और दूसरा एक बात और कह देता हूँ मैं अंतिम में, यदि कुछ और प्रश्न है, बस एक प्रश्न और बोल देता हूँ, यह कि हम फॉर्मूला लेते हैं चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश के CM हैं।
तो उन्होंने क्या किया है, इस समय अमरावती एक नई राजधानी बन रही है उनकी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी हैदराबाद है। पिछले 10 साल 14 में हुआ था तो 24 तक रहेगी। उससे बाद अब बोल दिया कि जब तक अमरावती नई कैपिटल आंध्र प्रदेश की नहीं बनती है तब तक वो दोनों ही लोग हैदराबाद से, दोनों ही स्टेट हैदराबाद से काम चलाएंगे। तो वैसे हमारी भी यदि राजधानी इन्होंने वहाँ पे लखनऊ में रखी होती तो अगले 5 साल 10 साल में हमारी भी नई राजधानी बन गई होती। तो हमें चंद्रबाबू नायडू को फॉलो करना पड़ेगा और हमें ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू जैसा ही वो कोई आदमी चाहिए जो कि हमारा निर्माण कर सके और जो एक नए उत्तराखंड का निर्माण कर सके। उत्तराखंड बगैर पहाड़ के निर्माण के कुछ नहीं हो पाएगा। नव निर्माण होना उसका जरूरी है। ये नहीं है बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए। अब बद्रीनाथ केदारनाथ में जाके आप टूरिस्ट का वो तो कर रहे हैं, लेकिन फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे क्या फायदा हो रहा है? ये तो हर कोई आदमी टूरिस्ट है, वो तो आना जाना हो रहा है। मुझे तो लगता है, मैंने पीपल कोटी में देखा, कर्णप्रयाग में देखा, वहाँ देखा सारे लोग मक्खी मार रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे, मैं जब बद्रीनाथ से वापस आ रहा था, मैंने बीच में जोशीमठ के बाद गाड़ी अपनी रोकी पीपल कोटी पे। तो वहाँ एक मिस्टर पवार थे, वो अपनी चाय और परोठे जैसे, तो मेरे पीछे कम से कम 7 गाड़ियाँ रोकी। तो उन्होंने कहा भाई चाय कुल्हड़ में बनाई, तो वो मैंने बोला भाई आप परोठे दो। परोठे, वो कह रहे जी हमारे यहाँ अभी तो मटेरियल तैयार नहीं है। कह रहा है, मैंने कहा तुम कैसे दुकानदार हो क्या? कह रहे जी आज तो सुबह से पहले आप आए हो। यानी कि वो कहता है जब से ये ऑल वेदर रोड बनी है हमारे यहाँ कोई रुकता ही नहीं है। तो 1-2 जने रुक गए, मैं 7 जने रुक गए, तो उनको बनाते बनाते टाइम लग गया। उनके पास आदमी भी नहीं था। तो एक आदमी वो कह रहे चाय दो, परोठा दो, ये दो करके। तो ये उन्होंने जब वास्तविकता बताई, उन्होंने कहा सुबह से आप ही लोग यहाँ पे रुके हो। तो वो कहाँ फायदा हो रहा है? कर्णप्रयाग वालों को फायदा नहीं हो रहा, मुझे श्रीनगर वालों को भी फायदा नहीं हो रहा। जोशीमठ में कुछ शायद वहाँ से बैफ्रिकेट होता है, वहाँ कुछ फायदा हो रहा हो, बाकी लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं। फायदा किसको हो रहा है? ऋषिकेश वालों को हो रहा है और हरिद्वार वालों को हो रहा है। सिर्फ टूरिस्ट वाले वो सीधा आते हैं, सीधा जाते हैं बस। एक उन्होंने अपनी धर्मशाला बद्रीनाथ और केदारनाथ में बना रखी है, वहाँ से वो आते हैं, बीच वालों को किसी को फायदा नहीं है। तो पहाड़ कहाँ गया? ये तो टूरिज्म नहीं है, बिजनेस है ये मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। तो इसलिए बस अंतिम में यही कहूँगा, चंद्रबाबू नायडू जी को फॉलो करने की बात इसीलिए कह रहा हूँ कि उनको देखिए, अभी 15,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त उनको पिछले साल ही मिली थी, फिर मिली है पैसा और उनको अपनी राजधानी बनाने के लिए। तो हमारी राजधानी कहाँ है कोई पता नहीं है उसका, उसके बारे में कहाँ क्या क्या कर रहे करके। तो चलो ठीक है, फिर मैं इसी बात से क्लोज करता हूँ। थैंक यू।